बातचीत करने के लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आज हमारे साथ हैं। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिछले 3 साल में क्या क्या अहम कदम उठाए हैं? ये बहुत खुशी की अवसर है। आने वाले 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लागू होने की 3 साल के उपरांत दूसरी अखिल भारतीय शिक्षा समागम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ये कल्पना इसीलिए किया गया कि शिक्षा एक ऐसे विषय है, सभी समाज के एक प्रमुख पाथेय है। इसी के आधार पर समाज की कल्पना, रचना और आगे की सोच होती है। भारत जिस स्थिति में आज पहुंचा है, हमारी और विश्व की सभी लोगों की दृष्टि और नज़र और अपेक्षा भी है। उसी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के उपरांत कई अनुभवों को काम पे लाते हुए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना किया गया। उसकी लागू होने का ये 3 साल पूरा हो गया। इस 3 साल में अगर मैं 3 प्रमुख कामों को आपके सामने रखूं, भारत की छोटे बच्चों के लिए, विशेष करके अभी तक भारत में आयु 3 से 5 तक बच्चों को स्कूली शिक्षा के हिस्सा में परिवर्तित नहीं किया जाता था। कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था फॉर्मली नहीं थी। आंगनबाड़ी अभी भी है। उसकी मूल उद्देश्य न्यूट्रिशन था, गांव की बच्चों के लिए, समाज की नीचे तबके की बच्चों के लिए। शहरों में संपन्न परिवारों की बच्चों के लिए प्रिपरेटरी स्कूल है, प्ले स्कूल था। लेकिन इसको शिक्षा की विभाग की ओर से, शिक्षा नीति की तौर से, क्योंकि 3 से 8 साल के अंदर बच्चे की 80% मानसिक परिपक्वता बन जाती है, उसकी मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। इसी अमूर्त मुहूर्त को नहीं गंवाने के लिए, खराब नहीं करने के लिए सरकार ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सोचा है उसको भी कैप्चर किया जाए। उसके लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता थी 3 से 8 तक, पहला जिसको एनईपी की 5+ कहा गया, इस 5 ईयर में, 5 साल में बाल बाटिका 1, 2, 3, फिर कक्षा 1 और 2, स्टैंडर्ड 1 और 2, ये 5 साल की नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल कोर्स रिकमेंडेशन हो गया एनईपी के बाद। उसकी आधार पे नया टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बन गया। पहला 3 साल में कोई किताब नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कंटेंट रहेगा। उस कंटेंट में क्या होगा? स्टोरी टेलिंग होगा, गीत होगा, डांस होगा, खेल होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, न्यूमरेसी के बारे में, गणित के बारे में भी ज्ञान बढ़ेगा। भाषा और गणित दोनों को खेल खेल में पढ़ाना जादुई पिटारा हमने ले आया है। फिर क्लास 1 और 2 की नई शिक्षा नीति के आधार पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे किताब भी बन गई है। ये मैं मानता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहला सबसे बड़ा उपलब्धि है। हर एक साल लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूल में आते हैं, यानी प्रारंभिक 10 करोड़ बच्चों के लिए अमृत काल की, उस अमृत पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज जिसको 5 साल है वो अमृत काल के उपरांत 30 साल का हो जाएगा। आज जिसको 3 साल की है, अमृत काल में वो 27-28 साल का हो जाएगा। उन्हीं के कंधे पे तो दुनिया हमको देखेगा। वो जो शुरुआत पढ़ाई होगी वो क्या आंगनबाड़ी में होगी? कहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे? नहीं, ये देखिए, पढ़ाई की फ्रेमवर्क बन गई है। ये तो, इसको तो जादुई पिटारा इसीलिए कहा गया है। ये आंगनबाड़ी में भी होगी, स्कूल्स में भी होगी, जो प्ले स्कूल्स चल रहा है उसके अंदर भी होगी। सीबीएसई उसकी अगुवाई कर रहा है। कई राज्यों को उसने, हमने अनुरोध किया है, उत्तराखंड जैसे राज्य उसको सारे स्कूल्स में ही आंगनबाड़ी के साथ मिलकर क्रियान्वयन कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा उपलब्धि में एनईपी का मानता हूँ, भारतीय भाषा के अंदर पढ़ाने की माहौल बनाना। आज तो स्कूल शिक्षा से लेके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की शिक्षा तक भारतीय भाषा के आधार पे किताबें बनना, उसकी अंदर पढ़ाने की व्यवस्था बनना शुरू हो गई है।
तीसरी एक प्रमुख उपलब्धि है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कानून ले आना। इसी मानसून सेशन में एनआरएफ जैसे एक प्रोग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भारत सरकार बनाने का काम पूरा कर देगी। मैं तो गिनाने के लिए अनेक और विषय गिना सकता हूँ, लेकिन मैंने 3 साल के अंदर 3 प्रमुख उपलब्धि की आप सामने रखा। आज की दुनिया में एजुकेशन को स्किल बेस्ड होने की ज़रूरत है ताकि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो। इसके लिए नई शिक्षा नीति कैसे मददगार साबित होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक प्रमुख रिकमेंडेशन किया है, भारत की शिक्षा व्यवस्था स्किल बेस्ड हो, वोकेशनल एजुकेशन बेस्ड हो। पहले ये एक पैरेलल ट्रैक में चलता था, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, डिग्री ओरिएंटेड व्यवस्था था। उसमें कॉम्पिटेंसी एक सेकेंडरी एस्पेक्ट था। एनईपी का एक प्रमुख रिकमेंडेशन है, दोनों परिपूरक है। डिग्री भी महत्वपूर्ण है, सर्टिफिकेट भी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन तो उसके लिए एक प्रमुख रास्ता है, साथ ही साथ कॉम्पिटेंस भी चाहिए, दक्षता चाहिए। कहाँ से आएगा दक्षता? स्किल से आएगा, वोकेशनल एजुकेशन से आएगा। इसीलिए क्लास 6 से आगे इसको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर स्किल्स को लाया जाए। और आज की स्किल्स का अर्थ क्या है? क्लाइमेट कंसर्न के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी स्किल्स चाहिए। दुनिया की साइंटिफिक कैपेसिटी को मैपिंग करने के लिए स्कूल से ही अगर हम नॉलेज के साथ स्किल्स डालना शुरू करेंगे तभी तो हम विश्वगुरु बनेंगे। यह व्यवस्था आज एनईपी में है। एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, जैसे देखिए इसके लिए सोचे बच्चा। सही बात कह रहे हैं। इसके लिए प्रमुख शर्त है कि भाषा पे महत्व देना। शुरुआत होती है 3 साल में। हाँ, आपकी गोद में कोई बच्चा आता है तो आपकी पेन को पहले पकड़ता है। हाँ, आपकी चश्मे को पहले लेता है। आजकल वो बच्चे मोबाइल को लेते हैं। हाँ, क्यों? उसके मन में जिज्ञासा है। अगर बच्चा भारतीय भाषा में जहाँ जो उसका मातृभाषा, उस मातृभाषा में अगर वो पढ़ेगा तब उसकी चिंतन, तर्क और अनुसंधान की मनोवृत्ति बढ़ेगी। हाँ। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक प्रमुख शर्त है। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है। मतलब रूट के साथ वो अपने आप को बनाए रखे, रूट जड़ के साथ। 2 चीज है, जड़ के साथ जुड़े और नभश्चुंबी भी बने। हाँ, आकाश तक देखे, दिग्विजय के आगे क्या उसको देखे, फ्यूचरिस्टिक हो, रूटेड, ग्राउंडेड एंड फ्यूचरिस्टिक। ये भारत की परंपरा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस प्रकार की कल्पना को लेकर आई है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। आपकी मिनिस्ट्री 2020 में पीएम ई विद्या योजना शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग में अपना संबोधन में ई लर्निंग पर ध्यान देने के लिए बोला था। प्रधानमंत्री ने स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी चर्चा की थी। मंत्री जी, एजुकेशन फील्ड में जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा और जानकारी देंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी आज की वर्तमान के समय की एक अत्यंत आवश्यकता के साथ विषय बन चुकी है। आज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारा चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर, उससे डिजिटाइजेशन के ऊपर आश्रित हो चुके हैं। इसको शिक्षा में कैसे लाए, ज्ञान आहरण और वितरण में कैसे लाए, यह हमारे सामने एक चुनौती है। लेकिन उस दिशा में भारत सरकार काफ़ी प्रगति कर रहा है, काफ़ी उसमें से पॉलिसी बना रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके लिए आज शिक्षा जगत में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा पोर्टल, उच्च शिक्षा के लिए स्वयं पोर्टल और ये जो डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है, ये दोनों चीज़ सैटेलाइट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए तो अपने फ़ोन तक पहुँचे। कोरोना के समय में एक रिसर्च ने कहा भारत में 67% घरों में स्मार्टफोन आ चुका है। भारत की सभी राज्य सरकार अपने बच्चों को डिजिटल एजुकेशन में जुड़े, डिजिटल लिटरेसी बढ़े, उससे उनकी प्राथमिकता के विषय है। पढ़ने पढ़ाने के माध्यम में अभी हम एक टीचर से नहीं पढ़ेंगे। डिजिटाइजेशन में अगर हमारे पास ये ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा कि मेरे को स्टैंडर्ड 6th में मैथमेटिक्स की उस टीचर से भी पढ़ना है तो डिजिटाइजेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये डेमोक्रेटाइजेशन टेक्नोलॉजी ने हमको अवसर दिया है।
ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर NETF की कल्पना किया गया है, नेशनल एजुकेशन फोरम। ये आज हमारी कल्पना है। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी की कोई चुनौती नहीं है। ये हमारी जो 4G 5G की रिवॉल्यूशन देश में हो रहा है, उसकी सबसे लाभ किसी को मिलेगा तो एजुकेशन सेक्टर को मिलेगा। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं, स्पेशली लड़कियों का ड्रॉप आउट? ठीक है, आज तो एंट्री लेवल पे 70% एनरोलमेंट हो जाती है। हाँ, ये बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ। हमारे देश की जो सामाजिक अर्थनीतिक बनावट है, उसमें हमारी चुनौती है इस बच्चे को हम कैसे एक मिनिमम स्टैंडर्ड तक, यानी उदाहरण तक हो सकता है क्लास 10 तक, हम सभी को एक प्रकार से ऐसे इस प्रकार की शिक्षा की रचना में जोड़े जो उसमें वो चला जाए। 10 के बाद फिर उसकी दक्षता के ऊपर, उसकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर वो अपने रोड मैप बनाए। काम करना है तो उसी में वो आगे बढ़े, हायर स्टडीज में जाना है तो उसी में वो आगे बढ़े। सभी लोग एक मैड रस ना करें कुछ विषयों के लिए। इसीलिए इस बार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई पाठ्यक्रम बन रहा है, उसको ऐसे ही संरचना किया जा रहा है कि भाई ये GR एक मिनिमम लेवल तक चले, कम से कम 10th क्लास तक 100% GR कंटिन्यू हो जाए, उसकी निरंतरता बने रहे, तब जाके हमारे देश की मानव संबल की दक्षता और बढ़ेगी। और इसके लिए टीचर्स का ट्रेनिंग भी आप लोग NEP में जो है, टीचर्स का ट्रेनिंग ऐसे हो कि वो बच्चों में अपना इंटरेस्ट रख सके। बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनका स्कूल में इंटरेस्ट रहे, उसके लिए भी NEP में कोई प्रोविजन है? मतलब टीचर्स का ट्रेनिंग का कुछ चेंजेस किया जा रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग में? NEP बहुत महत्व दिया है टीचरों की कैपेसिटी के बारे में। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम से लेके अभी की जो टीचर है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अपग्रेडेशन के लिए इस बार बजट में डाइट जो जिले की एक व्यवस्था है भारत सरकार के अंदर, राज्य सरकारों के अंदर, शिक्षकों की दक्षता वृद्धि के लिए, उसको रिवैम्प करने के लिए पुनः कल्पना किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी, दुनिया के नए विकास, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, स्वास्थ्य की दायित्व, खेल के बारे में जागरूकता और संगीत हो, नाटक हो, उसकी जो स्पेशल एबिलिटी है सारे बच्चों के अंदर, उसको कैसे निखारना, जब शिक्षक समझेगा तब तो निखार पाएगा। शिक्षकों की प्रशिक्षण देने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस बार बजट के अंदर व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा में भी मालवीय मिशन के नाम पे भारत में 100 केंद्र स्थापित करके, अभी UGC के पास 60 है, उसको बड़े राज्यों में थोड़ा और संख्या बढ़ा के आने वाले 3 साल के अंदर भारत की 15 लाख शिक्षकों को नई कैपेसिटी में जोड़ना और उनकी अनुभव को दूसरों के पास पहुंचाना, गुड प्रैक्टिसेस को पहुंचाना, इसकी एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हो गया है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेने के लिए सरकार ने बहुत अहम फैसला लिया है। हाल ही में तांजानिया का जांजिबार में IIT मद्रास का एक कैंपस खोलने के लिए तथा अबू धाबी में IIT दिल्ली का एक कैंपस खोलने के लिए सरकार ने MOU साइन किए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भारत में कौन कौन फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलने वाला है? देखिए, भारत में अभी दो यूनिवर्सिटी डेकिन्स और उलंगम, ये 2 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की भारत की गिफ्ट सिटी में आ चुके हैं। सितंबर में उनकी कैंपस फॉर्मली इनागुरेशन हो जाएगा। भारत की 2 यूनिवर्सिटी भी कहा जाए, IIT इंस्टीट्यूशंस, जिसे आपने सही रूप में कहा कि अबू धाबी और जांजिबार अफ्रीका और खाड़ी के देशों के लिए हमने शुरू किया है। उन राज्यों, उन देशों की निमंत्रण पे, उन्हीं की खर्चे पे ये सिलसिला शुरू हो गई। भारत में शीघ्र ही हम विदेशी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति की रेगुलेशंस UGC लेने वाला है। इसके बाद हम विश्व की अच्छे सारे यूनिवर्सिटी, मैं पूरा आशावादी हूँ, विश्व की कई यूनिवर्सिटी भारत आने कैंपस खुल जाएगा। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन जो दिव्यांग जन हैं, उन लोग ऑलरेडी देश की मुख्यधारा में हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष किया जा रहा है?
देखिए, आपको इस विषय को मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व नहीं लिए थे तब हमारे देश में दिव्यांगों की जो डेफिनेशन था, किसी को दिव्यांग कहा जाएगा, उसमें 6-7 कैटेगरी के लोग थे। ये आज बढ़ के, क्योंकि बहुत सारे हमारे दिव्यांगों की चरित्र के बारे में समाज कभी समझा ही नहीं था, जानते हुए भी उसको आग बंद कर दिया था, अनजान होता था, क्योंकि समाधान की व्यवस्था नहीं थी। पहला काम मोदी जी ने किया कि उस 6 विषय को बढ़ा के 22 किया है, उसके लिए कानूनी व्यवस्था किया है, उसको कैपेसिटी बढ़े, वो मेन स्ट्रीम पे आ पाए, वो उनको नेग्लेक्ट फील ना हो। स्कूल शिक्षा से लेके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लेके वेलफेयर डिपार्टमेंट तक सभी ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में उनकी कल्याण हो, उसी काम पे आज हम लगे हैं। लास्ट ईयर सितंबर में कैबिनेट ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम को अप्रूव किया था, जिसमें 14,500 श्री स्कूल्स ओपन करने का प्रोग्राम था। अब तक इस स्कीम में क्या प्रगति हुई है? देखिए, अभी काफ़ी प्रगति हम कर चुके हैं। 14,500 की टारगेट में से अभी जब प्रधानमंत्री जी 3 साल की सालगिरह में अखिल भारतीय शिक्षा संगम में आएंगे, उसी दिन 6,000 से ज़्यादा स्कूल का काम एक प्रकार से उनको पीएम श्री की स्टेटस दे दिया जाएगा। भारत की लगभग सभी राज्यों ने ऑनबोर्ड हो गए हैं। कुछ राज्यों की अभी भी कुंठा और अनिच्छुकता है, उनको हम लगे हैं समझाने के लिए। एनईपी को अगर सफल बनाना है तो एक पायलट के नाम पे, क्योंकि भारत में तो स्कूल है 15 लाख में 14,500 बहुत छोटी संख्या है, लेकिन एक मॉडल स्कूल के नाते, क्लस्टर के नाते, पायलट के नाते हम उसको शुरू कर रहे हैं। हम इसी शिक्षा सत्र में पीएम श्री स्कूल की जमीन में उतरने का काम हो गया है। उन्नत भारत अभियान एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक अनोखा पहल है। इस अभियान के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दें। देखिए, विद्यार्थी देश की आज की नागरिक है, कल की नहीं है। लंबे समय तक हमारी धारणा दिया गया कि स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। हम मानते हैं कि स्टूडेंट इज द प्रेजेंट थिंकर ऑफ द नेशन। उन्हीं की कर्तृत्व पे ही, उन्हीं की मानसिक विचार में से ही देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हर एक विद्यार्थियों में, विशेष करके हायर एजुकेशन में जुड़े हुए विद्यार्थियों में कर्तव्य बोध बढ़े। अधिकार तो है ही सभी के पास, सिर्फ अधिकार से बात नहीं बनती है, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, समर्पण भाव जो कर्तव्य बोध निकालने के लिए समर्पण से ही कर्तव्य आएगा। उन्नत भारत अभियान के नाम पे एक भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एक भावना मन में आए, ये उसकी एक प्रयोग है। और मैं पिछले दिनों में मैं पार्लियामेंट में उसको उत्तर देते हुए जानकारी दिया देश को कि 3,500 कॉलेज उसमें से जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में भारत की सभी उच्च शिक्षण संस्थान को उसमें से जोड़ना और उसकी जो हर एक विद्यार्थी के मन में समाज के प्रति जो समर्पण भाव है, उसको एक चिंगारी बनाना, जागृत करना, यह उसकी उद्देश्य प्रोग्राम का में सफलता के साथ हमने पिछले 5-6 साल से उसको कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसको भी और तेजी देंगे। एनसीईआरटी का सिलेबस को लेकर अक्सर बहुत मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता रहता है। हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, इन दिनों में जो कुछ एक विवाद सामने आई है, ये तो राजनीतिक विवाद है, उद्देश्य से प्रेरित विवाद है। उस विवाद की हेतु क्या था? कोरोना आया, विश्व भर की एक सहमति बनी, विश्व भारत में केवल नहीं है, कि बच्चों के ऊपर कम बोझ दिया जाए। इसीलिए क्या करना, किताबों में जो रिपीटेटिव चीज है, बारंबार जिस विषय को कहा गया है, ऐसे कुछ चीजों को हल्का करना, छोड़ना नहीं, हल्का करना। और कुछ विषय असत्य भी है, तथ्य से पर है, उस विषय को छोड़ देना। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक रेशनलाइजेशन के लिए कमेटी बनाई, उन्होंने कुछ पैरवी किया और एनसीईआरटी एक स्वतंत्र संगठन है, उन्होंने उसको रेशनलाइज किया। इसको लेके कुछ लोगों के मन में विवाद हुई कि भाई हमारी बातों को काट दिया गया। ऐसा नहीं था। 2005 से उपरांत जो किताब चल रहे थे, उस किताबों में अनेक बार संशोधन हुई है 2014 के पहले। हमें लगता है कि अनेक चीज ऐसा है जिनको नहीं पढ़ानी चाहिए तो उसको पढ़ाया जा रहा था। जैसे
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो लिखा गया था, उन्होंने उसमें एसजीपीसी ने आपत्ति किया कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कभी देश को तोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, जोड़ने के लिए कहा गया था। सिख कौम पे और भाईचारा और मजबूती आए इसके लिए कहा गया था। लेकिन जिन्होंने 2005 में किताब बनाई, उन्होंने तो आनंदपुर साहिब को विभेदकारी ऐसे लिखा था। एसजीपीसी ने हमें अनुरोध किया, हमने कमेटी बना के उसको संशोधन करके ठीक कर दिया।